हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आज की क्लास में। बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो बच्चों मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर में हम लोग आज पढ़ेंगे कि मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं, रिएक्शन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, और रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है, एंड रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है। तो आइए बच्चों हम लोग देखते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। प्यारे बच्चों, अभी तक टोटल 118 एलिमेंट्स खोजे जा चुके हैं। 118 एलिमेंट्स अभी तक खोजे जा चुके हैं जिनको पीरियोडिक टेबल में अरेंज किया गया है। और पीरियोडिक टेबल में इस तरह से अरेंज किया गया है उनके एटॉमिक नंबर के बढ़ते हुए क्रम में कि जो सेम प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट हैं वो एक ही ग्रुप में आ जाएं। तो देख लेते हैं पीरियोडिक टेबल क्या है। पीरियोडिक टेबल द सिस्टमेटिक arrangement of element in the order of increasing atomic number so that the element of same properties fall into the same group। बच्चों जितने भी एलिमेंट ज्ञात हैं उन सारे एलिमेंट्स को ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जा सकता है। ऑल द एलिमेंट्स कैन बी classified into 2 broad category। Number 1 metal, number 2 नॉन मेटल। और बच्चों कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में लाई करती हैं। मीन्स ऐसे एलिमेंट्स में मेटल्स की और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, उनको मेटलॉइड्स कहा जाता है। मेटलॉइड्स कहा जाता है। आइए बच्चों हम देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, और फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर देखते हैं कि मेटल्स और नॉन मेटल्स एक दूसरे से कैसे डिफरेंट हैं। तो देख लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। मैंने यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर लिखा मैंने मेटल्स और नॉन मेटल्स। तो किसी एक फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम देखेंगे मेटल की क्या प्रॉपर्टी होती है और नॉन मेटल में क्या डिफरेंस होता है। तो देख लेते हैं फिजिकल स्टेट। सबसे पहले हम देखेंगे फिजिकल स्टेट। तो बच्चों जो मेटल्स होती हैं, मेटल्स की जनरल फिजिकल स्टेट होती है सॉलिड। कौन सी होती है? सॉलिड, विद फ्यू एक्सेप्शंस। इसमें कुछ एक्सेप्शन हैं, जैसे मरकरी। मरकरी एकमात्र ऐसी मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाई जाती है रूम टेम्परेचर पर। तो ये हो गया एक्सेप्शन। और जो नॉन मेटल्स होती हैं बच्चों, नॉन मेटल्स तीनों फिजिकल स्टेट्स में पाई जाती हैं, सॉलिड में भी, लिक्विड और गैस, तीनों फिजिकल स्टेट्स में पाई जाती हैं। जैसे नॉन मेटल्स में जैसे आयोडीन है, ये सॉलिड स्टेट में पाई जाती है।
जैसे फास्फोरस है सॉलिड स्टेट में पाई जाती है, ब्रोमीन ब्रोमीन लिक्विड स्टेट में पाई जाती है, और सारी गैसेस भी नॉन मेटल्स हैं, जैसे हाइड्रोजन है, जैसे ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है, ये सारी क्या है, नॉन मेटल्स हैं और कौन सी स्टेट में पाई जाती हैं, गैसेस स्टेट में पाई जाती हैं। देखते हैं अगली फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, मेटालिक लस्टर। बच्चों मेटल्स में एक विशेष टाइप की चमक पाई जाती है, जैसे सोने में अलग तरह की चमक पाई जाती है, जो सिल्वर है उसमें अलग तरह की चमक पाई जाती है, कॉपर में अलग तरह की चमक पाई जाती है, एल्युमिनियम में अलग तरह की चमक पाई जाती है। तो हर मेटल के पास एक स्पेसिफिक शाइन होती है जिसको हम मेटालिक लस्टर बोलते हैं। तो बच्चों मेटालिक लस्टर मेटल्स में पाई जाती है, मेटल्स में मेटालिक लस्टर पाई जाती है, लेकिन जो नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स में मेटालिक लस्टर नहीं पाई जाती है। मेटालिक लस्टर इसमें नॉन मेटल्स में नहीं पाई जाती है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है यहाँ पर, जैसे ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है वो एक कार्बन का एलोट्रॉप है, जो कि एक नॉन मेटल होते हुए भी ग्रेफाइट में एक मेटालिक चमक पाई जाती है। दूसरा है बच्चों आयोडीन। आयोडीन जो है उसमें भी एक मेटालिक चमक पाई जाती है, मीन्स एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है। लेकिन जनरली क्या होता है, नॉन मेटल्स जो है उनमें मेटालिक लस्टर नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट है हार्डनेस। तो बच्चों मेटल्स क्या होती हैं, मेटल्स होती हैं हमारी हार्ड, ये होती हैं हार्ड। कुछ एक्सेप्शन यहाँ पर है, जैसे सोडियम है, जैसे पोटेशियम है, ये मेटल्स ऐसी हैं कि इतनी सॉफ्ट होती हैं, इनको आप चाकू से काटेंगे तो आसानी से कट जाएंगी। अब देख लेते हैं हार्डनेस का यहाँ पर नॉन मेटल्स। बच्चों जो नॉन मेटल्स होती हैं वो हार्ड नहीं होती हैं, कैसी होती हैं, जनरली सॉफ्ट होती हैं, सॉफ्ट होती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मैलिएबिलिटी। तो बच्चों मैलिएबिलिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें किसी भी एलिमेंट को पीट पीट कर एक पतली सी शीट बना दिया जाता है। तो बच्चों मेटल्स में मैलिएबिलिटी पाई जाती है, इसको हम आघात वर्धनीयता कहते हैं। क्या कहते हैं, आघात वर्धनीयता। तो बच्चों आघात वर्धनीयता धातुओं में पाई जाती है। क्या होती हैं, धातुएं मैलिएबल होती हैं, लेकिन जो नॉन मेटल्स हैं, अधातुएं हैं, वो क्या होती हैं, मैलिएबल नहीं होती हैं, क्या होती हैं, ब्रिटल होती हैं। ब्रिटल, ब्रिटल मीन्स होता है भंगुर। भंगुर मीन्स अगर आप इसको हैमर से पीटेंगे, अगर इसको आप हैमर से पीटेंगे तो ये क्या हो जाएगी, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में टूट जाएगी। नेक्स्ट है डक्टाइलिटी। डक्टाइलिटी क्या है, इसको हम बोलते हैं तन्यता। तन्यता, तो बच्चों धातुओं में तन्यता पाई जाती है। धातुओं को अगर आप गर्म करके पतला तार खींचें तो एक लंबा तार बनाया जा सकता है धातुओं से। इसका मतलब ये है कि जो धातुएं होती हैं क्या होती हैं, डक्टाइल होती हैं, मीन्स तन्य होती हैं, लेकिन नॉन मेटल्स डक्टाइल नहीं होती हैं। नॉन डक्टाइल होती हैं, ठीक। नेक्स्ट है बच्चों कंडक्शन ऑफ हीट। धातुएं जो होती हैं वो हीट का कंडक्शन करती हैं, तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। गुड कंडक्टर ऑफ हीट कौन, मेटल्स। लेकिन जो नॉन मेटल्स होती हैं वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट होती हैं, बैड कंडक्टर ऑफ हीट होती हैं। रीजन क्या होता है, नॉन मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, जबकि मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। बच्चों नेक्स्ट है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जो मेटल्स होती हैं, मेटल क्या होती हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती हैं, तो इसको लिखेंगे कंडक्टर। कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और जो नॉन मेटल्स होती हैं ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती हैं,
या नॉन कंडक्टर होती हैं। लेकिन इनमें जो है ग्रेफाइट एक ऐसा सब्सटेंस है, ग्रेफाइट, जो कि इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करता है। इसीलिए जो ग्रेफाइट होता है उसके इलेक्ट्रोड्स बनाए जाते हैं। बच्चों नेक्स्ट हमारे पास है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो जो धातुएं होती हैं मेटल्स, उनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, हाई MP एंड BP। MP मीन्स मेल्टिंग पॉइंट, BP मीन्स बॉइलिंग पॉइंट। तो मेटल्स के मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, एक्सेप्ट गैलियम। गैलियम एक धातु है, गैलियम और सीजियम। गैलियम और सीजियम दो धातुएं ऐसी हैं जिनको आप अपने हथेली पर रख लीजिए तो ये पिघल जाएंगी। इसका मतलब ये है गैलियम और सीजियम का जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत ही कम होता है। बच्चों बात करेंगे नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल्स जो होती हैं उनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे लो MP एंड BP। नेक्स्ट देखते हैं सोनोरस। तो बच्चों जो मेटल्स होती हैं वो एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करती हैं जिसको हम बोलते हैं सोनोरस। तो मेटल्स क्या होती हैं, सोनोरस होती हैं, जबकि नॉन मेटल्स में सोनोरस प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट है टेंसाइल स्ट्रेंथ। बच्चों टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब ये होता है कि किसी भी सब्सटेंस के तार में, किसी भी पदार्थ के तार में आप मैक्सिमम उसको खींचिए, ऊपर खींचिए नीचे खींचिए, मीन्स आप किसी भी सब्सटेंस में क्या करिए, लोड दीजिए और उसको तब तक खींचिए, उतना खींचिए जब तक कि वो टूट न जाए। टूटने से पहले, जब वो सब्सटेंस टूटने वाला है, जब वो तार टूटने वाला है, उस पर कितना मैक्सिमम खिंचाव पड़ा है, वही जो खिंचाव की वैल्यू होती है उसको हम बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो बच्चों आपको पता है कि जो मेटल्स होती हैं, मेटल्स क्या होती हैं, स्ट्रांग होती हैं। तो मेटल्स की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी वो क्या होगी, हाई होगी। तो यहाँ पर लिखेंगे टेंसाइल स्ट्रेंथ मेटल की क्या होगी, हाई होगी। और जो नॉन मेटल्स हैं उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कैसी होती है, लो, लो होती है टेंसाइल स्ट्रेंथ। अगली बात करते हैं डेंसिटी की। बच्चों जो धातुएं होती हैं वो क्या होती हैं, हेवी होती हैं। हेवी होने का रीजन ये होता है कि पर यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा होते हैं, और यही क्या होती है, डेंसिटी होती है। डेंसिटी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो जहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा होगी उनका वेट ज़्यादा होगा। हमको पता है कि मेटल्स का वेट ज़्यादा होता है सेम अमाउंट में या सेम वॉल्यूम में। तो जो मेटल्स होती हैं उनकी डेंसिटी क्या होगी, हाई होगी, और नॉन मेटल्स की डेंसिटी क्या होगी, लो होगी। तो बच्चों यहाँ से इस डिस्कशन से हम ये समझ सकते हैं कि जो नॉन मेटल्स होती हैं वो मेटल से डिफरेंट होती हैं, और किन पॉइंट्स पर डिफरेंट होती है वो हम लोगों ने देख लिया है। आइए बच्चों अब देखते हैं मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम देखेंगे रिएक्शन विद ऑक्सीजन। रिएक्शन विद ऑक्सीजन। बच्चों सारी मेटल्स ऑक्सीजन से बराबर रिएक्ट नहीं करती हैं। कुछ मेटल्स ऑक्सीजन से ब्रिलियंटली रिएक्ट करती हैं, मीन्स बड़ी तेजी से रिएक्ट करती हैं। कुछ मेटल्स होती हैं जो नॉर्मली रिएक्ट कर जाती हैं, और कुछ मेटल्स ऐसी होती हैं जो ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करती हैं ड्रास्टिक कंडीशन में भी, मीन्स जब उनको जलाया जाता है तब भी वो रिएक्ट नहीं करती हैं। तो देख लेते हैं मेटल्स हाईली रिएक्टिव, रिएक्टिव मेटल्स, हाईली रिएक्टिव मेटल्स। बच्चों जो सोडियम और पोटेशियम है Na एंड K रिएक्ट विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन
when they are left open in एटमॉस्फेयर। सोडियम और पोटेशियम ऐसी मेटल्स हैं जो ऑक्सीजन से बड़ी तेजी से रिएक्ट करती हैं। अगर इनको आप हवा में ओपन रख दीजिए तब भी ये क्या करती हैं, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके बड़ी तेजी से जलना शुरू कर देती हैं। इसीलिए बच्चों जो सोडियम और पोटेशियम है इनको केरोसिन में रखा जाता है या फिर पैराफिन ऑयल्स में रखा जाता है। तो सोडियम और पोटेशियम को काहे में रखा जाता है, केरोसिन ऑयल में डुबा के रखा जाता है या फिर इनको पैराफिन ऑयल्स में डुबा के रखा जाता है। देख लेते हैं रिएक्शन। पोटेशियम प्लस O2 gives K2O। 2K2O बच्चों ये है पोटेशियम ऑक्साइड। इसी तरह से Na+O2 gives 2Na2O। ये है सोडियम ऑक्साइड। और बच्चों ये जो रिएक्शन होती है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। कैसी होती है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। चलते हैं मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स की तरफ। दूसरा है मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स। बच्चों मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन में जलाते हैं तो ये बड़ी तेजी से बहुत ही ब्राइट लाइट के साथ जलती है। देती है मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसी तरह से जो एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम उसको जब ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हैं तो ये एल्युमिनियम ऑक्साइड देता है, लेकिन ये जनरली एल्युमिनियम ऑक्साइड नहीं देता है। इसको क्या करना पड़ता है, इसको हीट करना पड़ता है। जब इसे हीट करते हैं तभी ये रिएक्ट करता है, अदरवाइज ये नॉर्मल टेम्परेचर पर रिएक्ट नहीं करता है ऑक्सीजन से। इसको बैलेंस कर लेते हैं। ये हो गया, बैलेंस हो गया। बात करेंगे नेक्स्ट में जिंक। जिंक जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और बनाता है ZnO। और बच्चों जो ZnO बनता है ये जिंक ऑक्साइड है और जिंक ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है लेकिन नॉर्मल टेम्परेचर पर रिएक्ट नहीं करता है। इसको स्ट्रॉन्ग हीटिंग लगती है। कैसा, इसको स्ट्रॉन्ग हीट करना पड़ता है। और नेक्स्ट कैटेगरी में चलते हैं, लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स। लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स बच्चों जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स होती हैं इनको ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, बहुत ही ज़्यादा एनर्जी देते हैं तब भी ये रिएक्ट नहीं करती हैं। जबकि ऑक्सीजन के साथ जो इनकी सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं, सरफेस वाले एटम्स होते हैं, वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाते हैं लेकिन ये प्रॉपरली रिएक्ट नहीं करती है। जैसे फेरस को ऑक्सीजन के साथ क्या करते हैं, हम रिएक्ट कराते हैं तो Fe2O3 बनता है, फेरिक ऑक्साइड। बच्चों ये जो फेरिक ऑक्साइड बनता है, यहाँ पर जब फेरस को हम ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं, बहुत तेजी से हाई टेम्परेचर देते हैं, तब भी ये क्या करता है, ग्लो करता है, चमकता है, लेकिन ये जलता नहीं है। और ऐसा करने के बाद क्या होता है कि इसकी सरफेस पर एक जो है ब्लैक कलर की ऑक्साइड लेयर चढ़ जाती है, फेरस की ऑक्साइड लेयर की एक पतली परत चढ़ जाती है। बच्चों नेक्स्ट है आपका कॉपर। कॉपर को जब हम ऑक्सीजन में हीट करते हैं, बहुत स्ट्रांगली हीट करते हैं, तब भी कॉपर रिएक्ट करता ही नहीं है ऑक्सीजन से, लेकिन एक काले कलर की परत जो है कॉपर ऑक्साइड की होती है वो कॉपर के ऊपर
चढ़ जाती है या कॉपर के ऊपर चिपक जाती है, कॉपर ऑक्साइड की ब्लैक कलर की परत चिपक जाती है। तो बच्चों हम लोगों ने देखा कि मेटल जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करती हैं, लेकिन सारी मेटल्स का ऑक्सीजन से जो रिएक्शन का रेट है वो बराबर नहीं है। कुछ मेटल्स ऑक्सीजन से स्ट्रांगली रिएक्ट करती हैं, कुछ मॉडरेटली रिएक्ट करती हैं, लेकिन कुछ मेटल्स ऐसी भी हैं जो ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करती हैं। चलिए बच्चों पढ़ते हैं हम ऑक्साइड्स ऑफ मेटल। मेटल के ऑक्साइड्स जो है उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है, एक वाटर सॉल्युबल ऑक्साइड्स और दूसरे वाटर इनसॉल्युबल ऑक्साइड्स ऑफ मेटल। देख लेते हैं सबसे पहले वाटर सॉल्युबल ऑक्साइड्स ऑफ मेटल क्या होते हैं। बच्चों दोज ऑक्साइड which get dissolved in water देख लेते कौन से हैं। जैसे K2O, ये हमारा पोटेशियम ऑक्साइड है। पोटेशियम ऑक्साइड जो है वाटर में डिसॉल्व हो जाता है और ये देता है पोटेशियम का हाइड्रोक्साइड। दूसरा बच्चों Na2O, ये भी वाटर में डिसॉल्व हो जाता है और देता है 2NaOH, दैट इज हाइड्रोक्साइड ऑफ सोडियम। एक है आपका CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये देता है CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड। एक है आपका MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसको हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये देता है MgOH होल ट्वाइस। तो बच्चों ये होते हैं हमारे वाटर सॉल्युबल ऑक्साइड्स। बच्चों वाटर सॉल्युबल जो ऑक्साइड्स होते हैं वो वाटर में डिसॉल्व होकर हाइड्रोक्साइड देते हैं। बच्चों जो बेसेस वाटर में सॉल्युबल हैं उनको एल्कलीज कहा जाता है, इसीलिए ये सारे क्या हैं, एल्कलीज हैं, इनको हम बोलेंगे एल्कली। अब दूसरे आते हैं वाटर इनसॉल्युबल ऑक्साइड्स। वाटर इनसॉल्युबल ऑक्साइड्स। तो बच्चों वाटर इनसॉल्युबल ऑक्साइड्स आर दोज ऑक्साइड्स which do not get dissolved in water, जैसे आयरन के ऑक्साइड जैसे Fe3O4, जैसे कॉपर ऑक्साइड CuO, जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। तो बच्चों ये कुछ एग्जांपल्स हैं मेटालिक ऑक्साइड्स के जो वाटर में इनसॉल्युबल हैं। बच्चों अभी हम लोगों ने देखा कि जो मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं या बेसिक होते हैं, क्योंकि जब हम उनको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो क्या देते हैं, वो हमको देते हैं हाइड्रोक्साइड, वो हमको हाइड्रोक्साइड देते हैं। तो बच्चों जितने भी मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं उनका नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है, लेकिन कुछ मेटालिक ऑक्साइड्स ऐसे होते हैं जो बेस से भी रिएक्ट करते हैं और एसिड से भी रिएक्ट करते हैं, मीन्स उनका नेचर एम्फोटेरिक होता है। तो बेसिक ऑक्साइड्स react with acids to give salt and water, like Na2O plus 2HCl will give you 2NaCl plus H2O, like K2O plus 2HCl gives 2KCl plus H2O। इसी तरह से CaO plus 2HCl gives CaCl2 plus H2O। तो बच्चों ये जो ऑक्साइड होते हैं ये एसिड से रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर देते हैं, लेकिन ये बेस से रिएक्ट नहीं करते हैं, लेकिन इनको क्या कहा जाता है, बेसिक ऑक्साइड्स कहा जाता है।
लेकिन कुछ ऑक्साइड्स होते हैं जो एसिड से भी रिएक्ट करते हैं और बेस से भी रिएक्ट करते हैं, मीन्स उनका नेचर होता है एम्फोटेरिक। तो उनको बोलते हैं हम एम्फोटेरिक oxides. They show basic as well as acidic nature. तो जब ये मेटालिक ऑक्साइड्स मीन्स एम्फोटेरिक मेटालिक ऑक्साइड्स जब एसिड से रिएक्ट करते हैं तो बेस की तरह बिहेव करते हैं, और जब बेस से रिएक्ट करते हैं तो एसिड की तरह बिहेव करते हैं। देख लेते हैं, जैसे हमारे पास है Al2O3, ये है हमारा एल्युमिनियम का ऑक्साइड। बच्चों ये हमारा एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, तो हम क्या करते हैं, इसकी रिएक्शन करते हैं HCl से। HCl क्या है, हमारा एसिड है, तो एसिड से रिएक्ट करेगा और ये बनाएगा 2AlCl3 प्लस 3H2O बन जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर ये जो ऑक्साइड है इसने किससे रिएक्ट किया है, एसिड से रिएक्ट किया है, और क्या बनाया है, वाटर एंड सॉल्ट बनाया है। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये एसिड से रिएक्ट कर रहा है तो इसका नेचर कैसा है, यहाँ पर बेसिक है। तो बेस एसिड रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बना रहे हैं। अब यही जो हमारा ऑक्साइड है Al2O3, इसकी रिएक्शन हम कैसे से करते हैं, NaOH से करते हैं, एक बेस से करते हैं। तो जब ये बेस से रिएक्ट करेगा तो एसिड की तरह बिहेव करेगा। तो ये क्या है, ये हमारा है बेस, ये किसकी तरह बिहेव करेगा, एसिड की तरह बिहेव करेगा। क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस वाटर बनाएगा। देख लेते हैं कैसे बनेगा, 2NaAlO2 प्लस H2O। तो बच्चों ये हो गया हमारा एल्युमिनियम ऑक्साइड जो एम्फोटेरिक नेचर शो कर रहा है। देख लेते हैं दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा हमारे पास है जिंक ऑक्साइड। तो बच्चों जिंक ऑक्साइड ZnO, इसकी रिएक्शन हम करते हैं एसिड से। तो जब एसिड से रिएक्ट करेगा तो ये बेस की तरह बिहेव करेगा, सॉल्ट एंड वाटर बनाएगा, बनेगा ZnCl2 सॉल्ट प्लस H2O वाटर, सॉल्ट एंड वाटर बन गया। ये क्या है, ये है हमारा एसिड, तो ये किस तरह बिहेव करेगा, बेस की तरह बिहेव करेगा। अब इसी ZnO की रिएक्शन हम किससे कराते हैं, इसकी रिएक्शन हम कराते हैं NaOH से। NaOH क्या है, बेस है, तो ये हो गया हमारा बेस। तो अगर ये बेस से रिएक्ट करेगा तो ये कैसे बिहेव करेगा, ये एसिड की तरह बिहेव करेगा बच्चों, और ये बनेगा Na2ZnO2 प्लस H2O। तो बच्चों ये हो गया आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड जो एम्फोटेरिक नेचर शो करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। बच्चों जब मेटल वाटर से रिएक्ट करती हैं तो ये एक टिपिकल एसिड बेस टाइप की रिएक्शन होती है और H2 गैस रिलीज होती है, क्योंकि जो वाटर होता है उसका नेचर स्लाइट एसिडिक होता है और जो मेटल्स होती हैं वो बेसिक नेचर शो करती हैं। तो व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद वाटर दे गिव H2 गैस, ये H2 गैस रिलीज करती हैं। लेकिन बच्चों देखने वाली बात ये है कि जो सारी मेटल्स हैं, सारी मेटल्स वाटर से रिएक्ट करके सेम एक्सटेंट में रिएक्शन नहीं देती हैं। कुछ मेटल्स कोल्ड वाटर से भी रिएक्ट करती हैं और कुछ मेटल्स जो हैं वो स्टीम से रिएक्ट करती हैं, जल वाष्प से अभिक्रिया करती हैं और H2 गैस देती हैं। देख लेते हैं बच्चों, मोर रिएक्टिव मेटल्स या मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स बोल सकते हैं। यहाँ पर जो Na होता है सोडियम, उसको जैसे ही आप वाटर के कांटेक्ट में लेके आएंगे, सोडियम क्या करता है, जलना शुरू कर देता है। जलना शुरू करने का मतलब क्या है कि जैसे ही सोडियम H2O से रिएक्ट करता है क्या बनाता है, NaOH प्लस H2। और बच्चों H2 गैस आपको पता है कि एक अच्छा फ्यूल होती है, और जैसे ही आप सोडियम को वाटर में मिक्स करेंगे तो ये क्या होती है, ये रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होती है, एक्सोथर्मिक।
तो जो हीट रिलीज होती है उसी हीट से जो H2 गैस रिलीज होती है वो क्या करती है, आग पकड़ लेती है और जलना शुरू कर देती है। बच्चों जब सोडियम को हम वाटर में डालते हैं तो जो सोडियम होता है वो वाटर के ऊपर तैरता रहता है। मेटल होने के बावजूद ये जल की सतह पर तैरता रहता है। रीज़न क्या है कि जैसे ही आप सोडियम को वाटर के कांटेक्ट में लेके आएंगे तो जो H2 गैस रिलीज होती है वो मेटल की सरफेस पर क्या होती है, चिपकी हुई होती है और इसी की सरफेस से रिलीज होती है। तो H2 गैस मेटल की सरफेस पर चिपके होने की वजह से जो सोडियम का टुकड़ा होता है वो तैरता रहता है। सेम यही प्रोसेस पोटेशियम के साथ भी होता है। बच्चों जब पोटेशियम को हम वाटर के कांटेक्ट में लेके आते हैं तो KOH बनता है और H2 गैस रिलीज होती है। ये रिएक्शन भी हाईली एक्सोथर्मिक होती है और सोडियम का टुकड़ा जो है वो पानी के ऊपर या पानी की सतह पर तैरता रहता है। रीजन सेम होता है। बच्चों यहाँ पर इसको बैलेंस कर लेते हैं। ये हो गया बैलेंस। अब बच्चों हम देख लेते हैं अगली मेटल्स कौन सी है हमारे पास। हमारे पास अगली मेटल है कैल्शियम। मॉडरेटली रिएक्टिव होती है ये। मॉडरेटली रिएक्टिव। बच्चों जो कैल्शियम है, कैल्शियम भी H2O से रिएक्ट करता है और क्या करता है, H2 गैस रिलीज करता है। ये बनाता है CaOH होल ट्वाइस प्लस H2। ये हम यहाँ पर बैलेंस कर लेते हैं। ये जो रिएक्शन होती है बच्चों, यहाँ पर कैल्शियम वाटर से रिएक्ट करता है, H2 गैस रिलीज करता है, लेकिन ये जो H2 होती है ये आग नहीं पकड़ती है। रीज़न क्या होता है कि कैल्शियम वाटर की जो रिएक्शन होती है वो एक्सोथर्मिक तो होती है लेकिन उतनी एक्सोथर्मिक नहीं होती है या उतनी हीट रिलीज नहीं होती है जितनी कि H2 गैस को जलाने के लिए सफिशिएंट है। अब बच्चों देख लेते हैं, नेक्स्ट है जो मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम रिएक्ट विद वाटर। मैग्नीशियम भी वाटर से रिएक्ट करता है लेकिन मैग्नीशियम कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करता है। इसके लिए क्या होता है, ये हॉट वाटर से रिएक्ट करता है। अभी तक कैल्शियम कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर रहा था और सोडियम पोटेशियम भी कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर रहे थे, लेकिन मैग्नीशियम वाटर से रिएक्ट करता है बट वाटर कैसा होना चाहिए, हॉट वाटर होना चाहिए और हॉट वाटर से रिएक्ट करके ये H2 गैस रिलीज करता है। Mg प्लस 2H2O gives MgOH होल ट्वाइस प्लस H2। तो ये हो गई बच्चों हमारी मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स और मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स। अब हम देख लेते हैं कुछ जो हमारी लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स होती हैं उनका क्या हाल होता है। जो मेटल्स को हम वाटर के साथ रिएक्टिविटी के बेस पर 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स जो हमने अभी पढ़ा था, सोडियम एंड पोटेशियम। मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स जिसमें कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आई थी। उसके बाद हम थर्ड कैटेगरी देखते हैं, लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स। बच्चों ये जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं ये ना तो कोल्ड वाटर से ना तो हॉट वाटर से रिएक्ट करती हैं। दे डू नॉट रिएक्ट विद कोल्ड और हॉट वाटर बट they react with water steam to produce H2 गैस। देख लेते हैं बच्चों, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम स्टीम से रिएक्ट करता है और बनाता है Al2O3 प्लस H2। ये रिएक्शन होगी। नेक्स्ट है बच्चों फेरस। फेरस क्या करता है, ये भी स्टीम से रिएक्ट करेगा और बनाएगा Fe3O4 प्लस 4H2। नेक्स्ट है बच्चों Zn। Zn भी स्टीम से रिएक्ट करेगा और बनाएगा ZnO प्लस H2। तो बच्चों ये हो गई रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स विद वाटर। बच्चों इसमें जो एल्यूमिनियम है वो वाटर से जनरली रिएक्ट नहीं करता है। रीज़न क्या होता है कि जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम
वो क्या करता है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से रिएक्ट करके अपनी सरफेस पर एक एल्युमिनियम ऑक्साइड की लेयर को कोट कर लेता है, जिसकी वजह से जो एल्युमिनियम है वो वाटर के कांटेक्ट में या एयर के कांटेक्ट में नहीं आ पाती है, जिससे एल्युमिनियम नॉर्मल टेम्परेचर पर या जनरल नॉर्मल कंडीशन पर वाटर से रिएक्ट नहीं करता है। बच्चों, द नेक्स्ट टॉपिक इज रिएक्शन विद एसिड्स। मेटल्स एसिड से कैसे रिएक्ट करती हैं? तो ये एक टिपिकल रिएक्शन होती है। मेटल्स रिएक्ट with acid to give salt and water। आइए देख लेते हैं सबसे पहले रिएक्शन ऑफ एल्युमिनियम। एल्युमिनियम रिएक्ट विद HCl टू गिव AlCl3 प्लस H2। बच्चों ये हो जाएगा आपका AlCl3 और H2। नेक्स्ट है Zn। Zn रिएक्ट विद HCl टू गिव ZnCl2 प्लस H2। बच्चों नेक्स्ट है कैल्शियम रिएक्ट विद HCl टू गिव CaCl2 प्लस H2। नेक्स्ट हमारे पास है लेड। लेड भी एसिड से रिएक्ट करेगा और बनाएगा EbCl2 प्लस H2। नेक्स्ट है बच्चों Fe प्लस HCl। Fe रिएक्ट करता है HCl से, बनाता है FeCl2 प्लस H2। तो बच्चों ये होती है जनरल टिपिकल रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल्स। नेक्स्ट बच्चों, जो HNO3 है वो मेटल से रिएक्ट करके H2 गैस नहीं देता है। HNO3 डू नॉट रिलीज H2 when made to react with metals। रीजन बच्चों, रीजन ये होता है कि HNO3 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। HNO3 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और जब ये मेटल से रिएक्ट करता है तो H2 गैस रिलीज होती है, लेकिन उस H2 गैस का HNO3 ऑक्सीडेशन कर देता है और H2 गैस ऑक्सीजन से रिएक्ट करके H2O में कन्वर्ट हो जाती है। और जो HNO3 है ये खुद जो है वो नाइट्रोजन के ऑक्साइड 2O NO2 या NO में कन्वर्ट हो जाता है। चल छोटा सा टॉपिक है, एक्वारेजिया क्या है? एक्वारेजिया बच्चों, एक्वारेजिया जो है वो दो एसिड्स का एक मिक्सचर है जिसमें HNO3 और HCl को 1:3 के रेशियो में मिलाया जाता है। मीन्स HNO3 को 1 पार्ट मिलाया जाएगा और HCl को 3 पार्ट मिलाया जाएगा, तो ये जो मिक्सचर तैयार होगा इसको बोलेंगे एक्वारेजिया। बच्चों एक्वारेजिया जो है ये एक फ्यूमिंग एंड कोरोसिव एसिड मिक्सचर है जो बहुत ही डेंजरस होता है। और ये जो नोबल मेटल्स होती हैं Au गोल्ड, Ag एंड Pt, इनको भी क्या करता है, डिसॉल्व कर देता है एसिड्स में, जो किसी भी एसिड में डिसॉल्व नहीं होती हैं। मीन्स ये ऐसी मेटल्स होती हैं जो किसी भी एसिड में डिसॉल्व नहीं होती हैं लेकिन एक्वारेजिया में डिसॉल्व हो जाती हैं। आइए बच्चों अब देखते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज में रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद द सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल्स। इसमें बच्चों होता क्या है कि जो मोर रिएक्टिव मेटल होती है, मोर रिएक्टिव मेटल displaces
less reactive metal, less reactive metal from the aqueous solution of its own salt or in molten state। बच्चों जो मोर रिएक्टिव मेटल होती है वो लेस रिएक्टिव मेटल को उसी मेटल के सॉल्ट के सोल्यूशन से डिस्प्लेस कर देती है। देख लेते हैं एग्जांपल, जैसे कॉपर सल्फेट का जो एक्वस सोल्यूशन होता है उसका कलर होता है ब्लू, और जब इसमें हम आयरन नेल या लोहे की कोई कील जो है इस सोल्यूशन में डालते हैं तो फेरस कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होने की वजह से कॉपर को रिड्यूस कर देता है और बनाता है FeSO4, और कॉपर जो होता है वो डिस्प्लेस हो जाता है। बच्चों यहाँ पर जो एक्वस सोल्यूशन होता है ये हो जाता है कलरलेस। अगली एग्जाम्पल में देखते हैं CuSO4 + Mg। यहाँ पर बच्चों मैग्नीशियम कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है तो मैग्नीशियम क्या करेगा, Cu को रिप्लेस कर देगा और MgSO4 का सोल्यूशन बनाएगा। बच्चों अगर कंडीशन को चेंज कर दिया जाए, फेरस सल्फेट के सोल्यूशन में कॉपर को डाला जाए तो ये रिएक्शन आपका फेरस नहीं देगा, मीन्स कॉपर सल्फेट नहीं बनेगा, तो ये रिएक्शन नहीं होगी बैकवर्ड डायरेक्शन में। सेम इसी तरह से कॉपर जो होता है वो मैग्नीशियम से लेस रिएक्टिव होता है, तो अगर मैग्नीशियम सल्फेट के एक्वस सोल्यूशन में हम कॉपर का कोई वायर जो है डिप करते हैं तो वापस आपको मैग्नीशियम और कॉपर सल्फेट नहीं मिलेगा, मीन्स बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन नहीं होगी। रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि कॉपर जो है वो मैग्नीशियम से कम रिएक्टिव है। देखते हैं बच्चों रिएक्टिविटी सीरीज। तो ऑन द बेसिस ऑफ reactivity of metals with different chemical reagents like oxygen, water and acid, as well as other metallic salts। metal can be arranged in an relative order of reactivity, which is called reactivity series। अब कैसे डिफरेंट टाइप की मेटल्स को इस रिएक्टिविटी सीरीज में अरेंज किया गया है वो देख लेते हैं। तो है पोसो कामा आलू जिंक आई लेड है को मेसी गो। बच्चों ये एक शॉर्ट जो है मैंने बनाया है, इसका मैंने एक जो है एब्रिविएशन बनाया है याद करने के लिए। पोसो कामा
आलू, जिंक, आयरन, लेड, है, को में सी, गो। तो बच्चों पो से होता है पोटेशियम, सो से होता है सोडियम, सी से होता है कैल्शियम, मा से होता है मैग्नीशियम, आलू से होता है एल्यूमिनियम, जिंक आप जानते हो जिंक होता है, आई से होता है आयरन, और लेड तो लेड ही होता है, हाई से होता है हाइड्रोजन, को से होता है कॉपर, में से होता है मरकरी, सी से होता है सिल्वर, गो से होता है गोल्ड। देख लेते हैं इनके सिंबल्स क्या हैं। के से पोटेशियम होता है, Na से सोडियम होता है, Ca से कैल्शियम होता है, Mg से मैग्नीशियम होता है, Al से एल्युमिनियम होता है, Zn से जिंक होता है, Fe से आयरन होता है, Pb से लेड होता है, H से हाइड्रोजन होता है, Cu से कॉपर होता है, Hg से मरकरी होता है, Ag से सिल्वर होता है, और Au से गोल्ड होता है। बच्चों यहाँ पर हम बेस मानते हैं हाइड्रोजन को हमने बेस माना। तो जो एलिमेंट हाइड्रोजन से ऊपर रखे हुए हैं इस रिएक्टिविटी सीरीज में, वो क्या है, मोर रिएक्टिव हैं, और जो एलिमेंट नीचे रखे हैं हाइड्रोजन से उनको लेस रिएक्टिव माना जाता है। अगर किसी एसिड में रिप्लेसेबल H+ आयंस बनते हैं या कोई एसिड प्रोटॉनिक है जैसे H2SO4, तो अगर प्रोटॉनिक एसिड की रिएक्शन हाइड्रोजन से ऊपर रखी हुई मेटल से कराते हैं, मीन्स हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव मेटल से कराते हैं, तो ये मेटल क्या करती हैं, ये जिस स्पीसीज से हाइड्रोजन ने रिएक्ट किया है उससे ये खुद रिएक्ट कर लेती हैं और हाइड्रोजन को यहाँ से हटा देती हैं। क्यों? क्योंकि ये एलिमेंट क्या है, हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो क्या बनेगा, CaSO4 और H2 आपका हो जाएगा अलग, रिप्लेस हो जाएगा। इसी तरह से कोई दूसरी रिएक्शन देख लीजिए, लाइक दूसरा प्रोटॉनिक एसिड है हमारे पास HCl। अब इसकी रिएक्शन हम किससे करते हैं, सोडियम से कर देते हैं। हमने यहाँ पे कर दिया Na से रिएक्ट कर दिया, तो क्या बनेगा NaCl प्लस, अब हमको निकालना H2 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और हमारा हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा। तो बच्चों अगर कोई प्रोटॉनिक एसिड है, मीन्स किसी एसिड में रिप्लेसेबल H+ आयंस हैं, तो उस एसिड की रिएक्शन अगर मोर रिएक्टिव मेटल से कराते हैं, तो ये मोर रिएक्टिव मेटल क्या करती हैं, उस एसिड से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देती हैं। और इसी तरह से जो मेटल्स या जो एलिमेंट हाइड्रोजन से नीचे रखे हुए हैं, अगर इनकी रिएक्शन हम किसी प्रोटॉनिक एसिड से कराते हैं, तो ये मेटल उस एसिड से हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं करेंगे। लाइक अगर हमारे पास H2SO4 है, H2SO4 एक प्रोटॉनिक एसिड है और इसकी रिएक्शन हम किससे कराते हैं, कॉपर से कराते हैं, Cu से कराते हैं, तो कोई रिएक्शन नहीं होगी। इसी तरह से अगर हमारे पास HCl है और इसकी रिएक्शन हम किससे करा देते हैं, Ag या Au से करा देते हैं, Ag या Au से करा देते हैं, तो कोई रिएक्शन नहीं होगी। लेकिन क्योंकि ये मेटल्स जो हैं वो हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव हैं, इसका मतलब ये है कि अगर इन मेटल का कोई सॉल्ट है, तो इन मेटल के सॉल्ट से हाइड्रोजन क्या करेगा, इन मेटल को रिप्लेस कर देगा। लाइक AgClH2 अगर इससे रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा, 2HCl, और Ag रिप्लेस हो जाएगा, अलग हो जाएगा, क्या बनेगा, ये हो जाएगा आपका 2HCl। इसी तरह से जो मेटल्स नीचे रखी हुई हैं
इनके सॉल्ट का रिएक्शन अगर हम H2 गैस से कराते हैं, मीन्स इन मेटल्स के सॉल्ट के सोल्यूशन में अगर हम हाइड्रोजन गैस को फ्लो करते हैं तो हाइड्रोजन इन मेटल्स को रिप्लेस कर देगी और खुद कंपाउंड बना लेगी। बच्चों, आपको पता है कि एटम और मॉलिक्यूल में क्या डिफरेंस होता है। एटम जो होता है वो किसी एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल होता है जो किसी केमिकल रिएक्शन में अनडिवाइडेडली पार्टिसिपेट करता है। और मॉलिक्यूल क्या होता है, मॉलिक्यूल किसी कंपाउंड का छोटे से छोटा पार्टिकल होता है जो इंडिपेंडेंटली नेचर में एग्जिस्ट कर सकता है, मीन्स वो अकेला पार्टिकल नेचर में एग्जिस्ट कर सकता है। तो जो एटम्स होते हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते हैं। उनको अगर एग्जिस्ट करना है तो दो या दो से ज़्यादा एटम्स आपस में मिलते हैं और मिलने के बाद एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो बच्चों, ये जो एटम्स आपस में मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं ये क्यों बनाते हैं और कैसे बनाते हैं, क्या कोई वहाँ पर रूल फॉलो होता है या कोई ऐसा बॉन्ड है, ऐसा फोर्स है जो एटम्स को आपस में बॉन्ड बनाने के लिए फोर्स करता है। तो बच्चों, इसके बारे में जानकारी दी सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे G.N. लिवाइस, G.N. लिवाइस, और एक साइंटिस्ट थे कोसेल। तो बच्चों, इन दोनों साइंटिस्ट ने 1916 में इंडिपेंडेंटली स्टडी किया, मीन्स अलग अलग साथ में काम नहीं किया, अलग अलग काम किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जो एटम्स होते हैं वो आपस में बॉन्डिंग बनाते हैं, उसके पीछे एक इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी काम करती है। उसको इन्होंने नाम दिया ऑक्टेट रूल। अब ये ऑक्टेट रूल किस थ्योरी पर बेस है, इसको इन्होंने बताया कि जितनी भी इनर्ट गैसेस होती हैं वो सभी अनरिएक्टिव होती हैं, लाइक हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, ये सारी जो गैसेस हैं, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, ये सारी गैसेस क्या होती हैं, अनरिएक्टिव होती हैं। तो बच्चों, इसके पीछे इन्होंने इन एलिमेंट्स की या इन इनर्ट गैसेस के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की स्टडी किया। तो यहाँ पर इसका एटॉमिक नंबर 2, इसका एटॉमिक नंबर 10, इसका 18। तो बच्चों, जब इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की स्टडी किया गया तो पाया ये गया कि इन सारी गैसेस की जो आउटर मोस्ट सेल है, सबसे बाह्यतम जो कोश है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो ये अजम्पशन किया गया कि जो एलिमेंट होते हैं वो स्टेबलाइज कर जाएंगे अगर उनके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं। तो बच्चों, इन्होंने कोसेल एंड लिवाइस ने कहा कि सारे एलिमेंट जो है वो अपने निकटतम इनर्ट गैस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को प्राप्त करना चाहते हैं, मतलब अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन बनाना चाहते हैं। तो अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए जो एटम्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप के केमिकल कॉम्बिनेशन करते हैं, जिनमें अगर एलिमेंट के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं तो वो अपने इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं, और अगर एलिमेंट्स के पास इलेक्ट्रॉन कम होते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। और इलेक्ट्रॉन त्यागने के पश्चात और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के पश्चात वो अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, जिसको इन्होंने क्या कहा, ऑक्टेट रूल कहा। देख लेते हैं क्या है। एटम्स टेंड टू मेंटेन 8 इलेक्ट्रॉन in their valence shell because 8 electronic configuration seems to be more stable from the study of
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इनर्ट गैस, इसे कहा गया बच्चों ऑक्टेट रूल। अब देख लेते हैं कैसे एटम्स इलेक्ट्रॉन त्याग करके और कैसे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके जो है वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने की कोशिश करते हैं। देख लेते हैं एक एग्जांपल, सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है, देखते हैं बच्चों एक एग्जांपल सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, तो इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो होता है 2 8 1। अब बच्चों यहाँ पर इसका जो बाह्यतम कोश है, तीसरा कोश है, वहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है। अगर सोडियम को स्टेबलाइज करना है, अगर सोडियम को स्थायित्व प्राप्त करना है, तो इसको अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन बनाने होंगे। लेकिन अगर इसको 8 इलेक्ट्रॉन बनाने हैं तो ये क्या कर सकता है, ये 7 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर सकता है या 1 इलेक्ट्रॉन मुक्त कर सकता है। अगर ये 7 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है तो ये जो है एनर्जेटिकली फिजिबल प्रोसेस नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि जितने प्रोटॉन इस सोडियम एटम के पास हैं उनके पास इतनी पावर नहीं होगी कि वो कंसेक्यूटिवली 7 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर सकें। लेकिन दूसरा प्रोसेस क्या है कि ये जो सोडियम एटम है ये 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दे, और त्यागने के पश्चात जब ये इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो अब इसका जो बाह्यतम कोश है वो ये वाला सेकंड, जो द्वितीय ऊर्जा स्तर है जिसको हम सेकंड एनर्जी लेवल कहते हैं, वो इसका बाह्यतम कोश हो जाएगा। और बाह्यतम कोश में ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब सोडियम स्टेबलाइज कर जाएगा। तो बच्चों सोडियम के पास ये टेंडेंसी होती है कि ये 1 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, इसीलिए सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करके Na+ बनाता है। अब देख लेते हैं क्लोरीन। Cl का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 17। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो होता है 2 8 7। बच्चों यहाँ पर जो क्लोरीन है ये स्टेबलाइज कर जाएगा, स्थायित्व प्राप्त कर लेगा अगर इसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो 8 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए 2 काम कर सकता है, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर दे या तो कहीं से 1 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर ले। अब यहाँ पर क्लोरीन के लिए 7 इलेक्ट्रॉनों को त्याग देना ये एनर्जेटिकली फिजिबल नहीं होगा, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन को जब त्यागा जाएगा तो यहाँ पर जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को त्यागना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ये 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है, प्राप्त कर सकता है। तो बच्चों यहाँ पर होता ये है कि जो सोडियम है उसको 1 इलेक्ट्रॉन त्यागना है, क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना है। तो हम यहीं पर देख लेते हैं जो लिवाइस स्ट्रक्चर होते हैं वो कैसे बनते हैं। सबसे पहले लिवाइस स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या करते हैं, सोडियम, इसका जो सिंबल होगा सोडियम का हम वो यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद जो क्लोरीन है उसका सिंबल हम यहाँ पर लिखेंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, किसी भी एलिमेंट का या किसी भी कंपाउंड का लिवाइस स्ट्रक्चर बनाने के लिए सिंबल के चारों तरफ उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉनों को रखा जाता है। सोडियम की वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1, इसको हम क्रॉस से शो कर देते हैं। वहीं पर जो क्लोरीन है, क्लोरीन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 7 हैं, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7। अब बच्चों होता ये है कि जो सोडियम है इसको 1 इलेक्ट्रॉन त्यागना है, क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना है। तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा और त्यागने के बाद इस इलेक्ट्रॉन को कौन गेन करेगा, क्लोरीन। क्लोरीन के पास हो जाएंगे Cl, 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम वाला, 1 2 3 4 5 6 7। क्लोरीन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं और सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे चुका है, इसका मतलब सोडियम को हम यहाँ पर लिख देंगे। बच्चों सोडियम जब 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो सोडियम के पास कितने बचे हैं, अब आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, इसका मतलब सोडियम जो है ये स्टेबल हो चुका है और ये क्लोरीन भी स्टेबल हो चुका है और ये कंपाउंड आपका NaCl बन चुका है। देख लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल MgCl2 का। तो बच्चों MgCl2 में क्या होता है, जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, इसका कन्फिग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा 282। और क्लोरीन का होता है, अभी आपको पता है 17 होता है, इसका कन्फिग्रेशन होगा 287।
तो बच्चों क्लोरीन अगर स्टेबलाइज करेगा तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और मैग्नीशियम 2 तरह से स्टेबलाइज कर सकता है, या तो 6 इलेक्ट्रॉन कहीं से लेकर आए या तो 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर दे। तो इसके लिए 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग देना ज़्यादा आसान होगा। तो मैग्नीशियम क्या करेगा, मैग्नीशियम अपने 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगा। बच्चों हम इसका लिवाइस स्ट्रक्चर लिखते हैं, ठीक है। तो मैग्नीशियम मैग्नीशियम के बाहर 2 इलेक्ट्रॉन, और मैग्नीशियम से 2 क्लोरीन जुड़े हुए हैं, तो एक क्लोरीन हम यहाँ पर लिख लेते हैं और एक क्लोरीन हम यहाँ पर लिख लेते हैं। एक क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है वैलेंस में, 7। तो 1 2 3 4 5 6 7, इसके पास भी 7 है, 1 2 3 4 5 6 7। अब क्या होगा कि क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो एक क्लोरीन ये दोनों 1 इलेक्ट्रॉन लेंगे। मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो ये दोनों को क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन दे देता है, एक इसको दे देगा और एक इसको दे देगा, तो होगा क्या, बचेगा Mg। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद कितने बचेंगे, अंदर वाली जो इसकी शेल होगी वही हो जाएगी, इसकी वैलेंस शेल बन जाएगी। अब इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, और हम क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर Cl, यहाँ पर लिखेंगे Cl के पास अब कितने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम वाला ये हो गया, और क्लोरीन के पास 7 थे पहले से, 1 2 3 4 5 6 7, इसके पास 1 2 3 4 5 6 7। बच्चों ये हो गया MgCl2 का स्ट्रक्चर। इस तरह से जो है लिवाइस स्ट्रक्चर बनते हैं, और ये होता है ऑक्टेट रूल। बच्चों कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे Na2O। यहाँ पर जो सोडियम ऑक्साइड है ये 2 एटम से मिलकर बना है, एक तो ऑक्सीजन से मिलकर बना है और दूसरा सोडियम से मिलकर बना है। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11 और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। तो बच्चों जब इनका हम कन्फिगरेशन करते हैं तो होता है 2,6, और सोडियम का करते हैं तो कितना होता है 2,8,1। अब बच्चों अगर ऑक्सीजन और सोडियम के बीच में कोई कंपाउंड बनेगा तो ऑक्सीजन को चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसको अपने आउटर मोस्ट सेल में कितने बनाने हैं इलेक्ट्रॉन, 8 करने हैं। लेकिन यहाँ पर सोडियम के पास केवल 1 ही इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट सेल में, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, किन्हीं 2 ऐसे एटम से बॉन्ड बनाएगा जिनके पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होगा। तो ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन एक सोडियम से और दूसरे सोडियम से क्या बनाता है, बॉन्डिंग करता है। सोडियम के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन 1 है, इसके पास भी 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 है। तो यहाँ पर करेंगे 1 2 3 4 5 6। ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये सोडियम क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन कम्प्लीटली ट्रांसफर कर देगा। ये सोडियम क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन कम्प्लीटली इसको दे देगा। जब इसको दे देगा तो क्या बनेगा, Na इसके पास हो गए 1 2, इसके पास कितने हो गए, 2 2 4 2 6 2 8। ऑक्सीजन के पास कंप्लीटली 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। और जब सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, रिलीज कर दिया, तो इसकी आउटर मोस्ट सेल हो गई सेकंड एनर्जी लेवल, और सेकंड एनर्जी लेवल में 8 इलेक्ट्रॉन है, मीन्स इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। तो इस तरह से बच्चों ये कंपाउंड बनते हैं। लेकिन जब 2 एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है तो आयंस बनते हैं। क्या बनते हैं, आयंस बनते हैं। आयंस क्या होते हैं, आयंस आर इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड एटम ऑफ एनी एलिमेंट। किसी एलिमेंट के इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड एटम्स को आयंस कहा जाता है। जैसे ये सोडियम है, सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज किया तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, और ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन प्राप्त किया तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। तो बच्चों कोई भी एटम जितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उसके ऊपर उतने ही इकाई का धन आवेश आता है। जैसे सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया तो सोडियम के ऊपर आ जाएगा 1 इकाई का
धन आवेश, और कोई भी एटम जितने इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है उसके ऊपर उतने ही इकाई का ऋण आवेश आता है। यहाँ सोडियम ने 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त किए हैं तो ऑक्सीजन के ऊपर आएगा 2 इकाई का ऋण आवेश। बच्चों, जिन आयंस के पास पॉजिटिव चार्ज होता है उनको कहा जाता है कैटायन, और जिनके ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज उनको बोला जाता है एनायन। और आयंस से मिलकर बनने वाले कंपाउंड को आयनिक कंपाउंड कहा जाता है। कंपाउंड made up of ions is called ionic compound। आयनिक कंपाउंड कहा जाता है। अब बच्चों देख लेते हैं कि आयनिक कंपाउंड की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड बच्चों, आयनिक कंपाउंड के बीच में जो बॉन्ड बनते हैं उनको आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहा जाता है। ओके, तो बॉन्ड्स फॉर्म्ड इन एनी आयनिक कंपाउंड आर कॉल्ड आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। उन बॉन्ड को आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहा जाता है। आइए देख लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। नंबर 1, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आर हाई। क्योंकि बच्चों यहाँ पर जो कंपाउंड बना होता है वो आयनिक फोर्सेस से बना होता है, इसलिए उन आयनिक फोर्सेस को ब्रेक करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, जिसकी वजह से आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है, दे डू नॉट conduct electricity in solid phase, in solid state, but in molten state or solution, but in water molten state or solution state they conduct electricity। बच्चों, आयनिक कंपाउंड में जो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन होता है वो आयंस के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है? आयंस के थ्रू होता है। लेकिन किसी भी आयनिक सॉलिड में, सॉलिड स्टेट में, किसी भी आयनिक कंपाउंड की सॉलिड स्टेट में जो आयंस होते हैं वो अपनी 3 डायमेंशनल स्पेस में क्या होते हैं? बंधे हुए होते हैं अट्रैक्टिव फोर्सेस से, और सॉलिड फेज में वो अपनी पोजीशन को छोड़ के नहीं जा सकते हैं। इसीलिए जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं वो कंडक्शन नहीं करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं करते हैं। लेकिन जैसे ही इनको पिघला दिया जाता है या किसी भी सॉल्वेंट में लाइक वाटर में डिसॉल्व कर दिया जाता है तो सारे आयंस जो होते हैं वो क्या होते हैं? अपनी 3 डायमेंशनल पोजीशन को छोड़ देते हैं, और ये सारे आयंस जो होते हैं वो फ्री हो जाते हैं, और फ्री होने की कंडीशन में ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करते हैं। नेक्स्ट है बच्चों 3, आयनिक कंपाउंड्स mainly exist in
सॉलिड और क्रिस्टलाइन स्टेट। जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, मीन्स क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी है जो आयनिक कंपाउंड होते हैं या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड होते हैं, तो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में हम पढ़ेंगे मेटलर्जी के बारे में। तो टिल देन बच्चों, कीप स्टडीइंग, कीप स्माइलिंग।